बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जिस तरह आप सबको मालूम है कि इसराइल और अमेरिका के मुसलसल ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है, और जहाँ इन हमलों से ईरान में बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया है। यकीनन आप सब जानते हैं कि तालिबात के स्कूल पर हमले किए गए, उसके बाद जहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले किए गए, तो जहाँ पे जंगें होती है तो वहाँ पे सिविलियंस कहाँ बच सकते हैं। तेहरान में, ज़ाहिदान में, इस्फ़हान में, ईरान के इलाके बलूचिस्तान में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो हमले किए जा रहे हैं, तो जो रिपोर्ट्स आ रही है तो उसके मुताबिक उसमें सिविलियन भी बड़े पैमाने पर मारे गए हैं। एक तो जंग का एस्पेक्ट ये है नाज़रीन कि जब भी जंगें होती है तो ज़ाहिर बात है कि जंगें अपने साथ कभी भी बरकतें नहीं लाती, बल्कि हमेशा ये जंगें जो है ये अपने साथ नहुसत लाती है। लेकिन इस जंग के असरात सिर्फ ईरान पर नहीं है। जिस तरह हमने अपने पहले व्लॉग्स में आपसे बातचीत की थी, आपको बताया था कि इन जंगों का असर पूरे मिडल ईस्ट पर हो रहा है। जहाँ इस वक्त अगर हम एयर स्पेस की बात करें तो जहाँ दुबई, अबू धाबी, कतर, इसके अलावा बहरीन, मुख्तलिफ जो ममालिक हैं मिडल ईस्ट के, कुवैत समेत मुख्तलिफ ममालिक एयर स्पेस बंद है। वहाँ पर लोगों को छुट्टियाँ दी गई है। ज़्यादातर बाजार जो है वहाँ पे काम नहीं हो रहा। लेकिन इसके साथ साथ जो आलमी मईशत है, अब उनके इस जंग के उन पर भी असरात जो है वो सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो इस जंग के असरात पाकिस्तान पर भी आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहे हैं। इस जंग के जो सबसे बड़े जो असरात है, एक तो जो एविएशन इंडस्ट्री है, इसके असरात है, क्योंकि मिडल ईस्ट तक जितनी भी एविएशन के जहाज़ जा रहे थे, जितनी भी ट्रांसपोर्ट जा रही थी वहाँ से निकलने के लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो तमाम की तमाम बंद हो चुके हैं। लेकिन साथ में जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त है दुनिया को, वो ईंधन का इशू है। ख़ासतौर पर पेट्रोल का इशू जो है वो इस वक्त एक अजीब सूरत हाल इख्तियार कर गया है। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान जो है वो तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार जो है वो पाकिस्तान सऊदी अरब का रहा है, और सऊदी अरब पाकिस्तान को जो तेल फराहम करता था तो अपनाए हरमस के रास्ते पाकिस्तान को तेल की फराहमी होती थी। लेकिन जिस तरह सबको पता है कि अपनाए हरमस को अब ईरान ने बंद कर दिया है, और वहाँ से जो भी शिप अब जा रही है तो उनको रोका जा रहा है या उन पर अटैक किया जा रहा है। इस सूरत में पाकिस्तान के लिए इन के मुतबादिल रास्ते क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान क्या स्ट्रेटजी अपना सकता है, इसी पर जो है हम मज़ीद आपसे बात करेंगे। अगर हम खलीज फारिस की बात करें, अगर हम खलीज के हवाले से बात करें, तो अगर हम अपने हरमस की बात करें तो सबसे पहले इसकी अहमियत यह है कि दुनिया का जो 40% तेल का कारोबार है तकरीबन वो इस रास्ते के साथ होता है। लेकिन माजी में भी इस किस्म के वाक़यात हुए हैं, चूँकि ये अपना हरमस जो है ये ईरान की इंतहाई करीब है, तो इस सूरत हाल से बचने के लिए, इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए भी सऊदी अरब के पास अल्टरनेट प्लान ज़रूर मौजूद है। सबसे पहले अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो जो तेल खलीज से निकलकर जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन सऊदी अरब के पास जो जाती है, तो ज़ाहिर बात है कि उसके ज़रिए भी तेल जो है वो पूरी दुनिया को सप्लाई किया जाता है। इसके लिए फिर एक नया रूट इस्तेमाल किया जाता है जिसको दरियाई अहमर कहा जाता है, जिसको रेड सी कहा जाता है, तो फिर उसके ज़रिए तेल की सप्लाई होती है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो रूट जो है वो ज़्यादा लंबा पड़ता है, और वो जो अपने हरबस है तो उसके की तरह जो है ये एक नॉर्मल रूट जो है वो नहीं है। तो पाकिस्तान जो है अगर वो सऊदी अरब से भी अपने तेल मज़ीद हासिल करना चाहता है, तो यकीनन पाकिस्तान के पास ये एक ऑप्शन है कि पाकिस्तान को भी जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन सऊदी अरब ने बिछाया है, और जो दरियाए जो ये दरिया है, इस दरिया के ज़रिए जो है पाकिस्तान को यानी तेल की सप्लाई मुमकिन बनाई जा सकती है। बहर अहमर के ज़रिए ये जो तेल है ये पाकिस्तान को फराहम की जा सकती है। इस तरीके से नाज़रीन, पाकिस्तान के पास जो दूसरा बड़ा ऑप्शन है वो ये है कि पाकिस्तान रूस और वस्ती एशिया के ज़रिए जो है वो तेल हासिल कर सकता है। और जिस आप सबको पता है कि रूस का शुमार उन ममालिक में हो रहा है जो कि तेल पैदा करने वाले बड़े बड़े ममालिक हैं। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात तो रूस से ज़्यादा ख़राब नहीं है, निस्बतन बेहतर ताल्लुकात है। साथ में जो रूस से आज़ाद होने वाली रियासतें हैं तो पाकिस्तान वहाँ से भी तेल जो है वो हासिल कर सकता है। पाकिस्तान मुतबादिल के तौर पर रूस या वस्ती एशिया ममालिक से खाम तेल जो है वो ख़रीद सकता है। ये तेल बहर असवद या दूसरे समुद्री रास्तों के ज़रिए पाकिस्तान की बंदरगाहों तक पहुँच सकता है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है नाज़रीन कि अगर पाकिस्तान इसी रूट से अगर तेल ख़रीदता है तो उसका एक इशू ये हो सकता है पाकिस्तान के लिए कि
یہ جو تیل ہے یہ پاکستان کو مہنگے داموں ملے گا اور اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے یہ صارفین پر پڑے گا. پاکستان میں جو تیل خریدنے والے عام لوگ ہیں ان پر پڑے گا. آپ کے جو منی بلز ہیں وہ زیادہ ہوں گے, ڈالر زیادہ خرچ کرنے پڑیں گے. پروڈکشن جو پیداواری لاگت ہے مختلف پاکستان کی انڈسٹریز پر, تو اس پر اس کا زیادہ اثر پڑے گا, جس سے براہ راست پاکستان کی معیشت کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تیسرا بڑا روٹ جو پاکستان استعمال کر سکتا ہے وہ چین کا راستہ ہے. جی ہاں ناظرین, ایک طویل مدتی امکان یہ بھی ہے کہ چین کے ساتھ جو پاکستان کی توانائی کی ضروریات ہے تو پاکستان کا ساتھ ٹیک اپ کر سکتا ہے. تیل کو جو ہے اگر پاکستان چین کے بندرگاہوں تک مطلب اس کو لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے مختلف ذرائع سے, تو پاکستان کے پاس جو سی پیک روٹ ہے تو اس کے ذریعے بھی پاکستان یہ تیل جو ہے یہ چین سے خرید سکتا ہے, کیونکہ چین جو ہے وہ سعودی عرب کے علاوہ تیل جو ہے وہ روس سے خرید رہا ہے. اس کے علاوہ چین جو ہے یہ مختلف وسطی ایشیائی ریاستیں جو ہے وہاں سے تیل حاصل کر سکتا ہے, تو پاکستان جو ہے اس صورتحال میں بھی چین کی مدد جو ہے وہ لے سکتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین, اگر صورتحال خدا نخواستہ زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو پاکستان کے پاس جو مزید آپشنز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال پر جزوی پابندی لگا سکتا ہے, اس کو کم کر سکتا ہے. خاص طور پر اگر ہم سرکاری گاڑیوں کی بات کریں, مختلف اداروں کی بات کریں, تو اس میں کوٹا سسٹم جو ہے وہ نافذ کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کی استعمال میں بتدریج جو ہے وہ کمی لائی جائے. ساتھ میں جو پاکستان مختلف صنعتوں کو خاص طور پر پیٹرول اور ڈیزل فراہم کرتا ہے تو ان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ فی الفور پاکستان میں یہ اندیشہ یا یہ خدشہ جو ہے, جو کمی کا جو قلت کا اندیشہ ہے وہ اس طریقے سے نہ ہو, تو پاکستان یہ آپشن بھی استعمال کر سکتا ہے. ساتھ میں پاکستان کے پاس جو اپنی انرجی کی ذرائع ہے, یعنی پاکستان میں اپنا تیل بھی کسی حد تک پیدا ہوتا ہے. تقریباً پاکستان میں کوئی 5 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ روزانہ پیدا ہوتا ہے. ساتھ میں اگر ہم کہیں تو پاکستان کے پاس جو انرجی کے دیگر ذرائع ہے, ترکول کا منصوبہ پاکستان کا ہے, دنیا کا بہت بڑا منصوبہ ہے ترکول کا, جو کہ صوبہ سندھ میں واقع ہے. وہاں سے پاکستان انرجی حاصل کر سکتا ہے, پن بجلی کی طرف پاکستان جو ہے وہ جا سکتا ہے. اس طریقے سے پاکستان کے پاس نیوکلیئر توانائی جو ہے ایک آپشن ہو سکتا ہے. اور ساتھ میں جو اہم سورس ہے اس کو پاکستان کا, جس پر اس سے پہلے حکومتیں کافی ان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی تھی. جی ہاں ناظرین, میں شمسی توانائی کی بات کر رہا ہوں, تو پاکستان اس کی طرف جا سکتا ہے. مختلف آپشن جو ہے اس وقت زیر غور ہے, کیونکہ توانائی کا بحران جو ہے اگر یہ دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے تو اس کا شاید سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں پر ہوگا, ان کے شہریوں پر ہوگا, اور شہریوں کے لیے مشکلات دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. خاص طور پر اگر یہ جنگ طول پکڑتا ہے تو یقیناً نہ صرف اسٹیٹس پر بلکہ ان کے شہریوں پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے. اگر پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبح کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.